हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। और आज की वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था की एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं और ये एनसीईआरटी शास्त्र संग्रह बुक से होगा। तो इसके सारे टॉपिक जो होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए इसको देखते हैं और सारे ही महत्वपूर्ण वन लाइनर जो होंगे ये आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप देख पा रहे हैं ये आपका जो है कि अशोक स्तंभ आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसके नीचे आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और अब हमारा जो मुख्य टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था, इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं और इस क्रम में हम देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसके एक एक टॉपिक को बहुत ध्यान से हम देखते हैं। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ध्यान दीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी, इस प्रश्न का उत्तर है आपका कोलकाता में की गई थी। और कब की गई थी? तो ये होगा आपका 1774 में। ठीक है, आप इस डेट को ध्यान रखिएगा कि एक्ट जो था वो 1773 का था, जबकि जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण जब हुआ तो वो कब हुआ? आपका 1774 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो वो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और आगे है आपका कि भारतीय संविधान विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त की गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय विधान परिषद है ना, विधानसभा और विधान परिषद आप जानते होंगे। तो उसमें जो बजट जो है, बजट जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा गया है, और ये अनुच्छेद 280 में आप देख सकते हैं, 280 दोस्तों, 280। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत विधान परिषद बजट पर बहस करने का जो अधिकार प्राप्त हुआ था वो भारतीय विधान परिषद को, तो वो था भारत परिषद अधिनियम 1892 में ये आपका अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट जो है कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय ठीक बनाया गया? तो केंद्रीय विधानमंडल जो था वो किस अधिनियम द्वारा जो था उसको द्विसदनीय बनाया गया? तो द्विसदनीय बनाया गया था वो दोस्तों था आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है, याद रखने के लिए आप याद रखेंगे कि 1919 दो बार आ रहा है, तो इस तरीके से द्विसदनीय जो होगा वो आपका 1919 में होगा। ये बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आगे है आपका पॉइंट कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश है ना, जिसको ऑर्डिनेंस कहा जाता है, तो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? यानी कौन से अधिनियम द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है कि प्राप्त होती है? तो अध्यादेश आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति जारी करते हैं, जब संसद नहीं चल रहा होता है तो उनके द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। और ये शक्ति जो है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ये जो है कि उनको प्राप्त होता है। यानी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, नीचे एक चार्ट आप लोग को दिख रहा है और इस चार्ट को भारत का संवैधानिक विकास है ना, इसमें बताया गया है कि भारत का संवैधानिक विकास जो है वो कुछ किस तरीके से हुआ, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको देखते हैं। तो पहले बात करेंगे हम कि ये पहले जो विकास था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो शासन कर रही थी, और उसके अंतर्गत जो है कि एक से मतलब कई सारे नियम और कानून आए, तो उनके कौन कौन नाम थे और कब कब आए थे, इसको बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो पहला जो आया था दोस्तों वो था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था दोस्तों। उसके बाद 1773 आया, उसके बाद आया था आपका दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर आया आपका चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793 आता है। उसके बाद आता है आपका चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, 1813 के बाद आता है आपका चार्टर एक्ट 1833, और फिर लास्ट में आता है आपका चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 आता है। और इसके बाद भारत के जो है कि प्रशासन में या शासन व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलता है। इसके बाद आप देखेंगे 1857 की क्रांति, और फिर उसके बाद जो होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है कि सत्ता की डोर को छीन लिया जाता है, और फिर अब दे दिया जाता है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, जो है कि सत्ता सौंप दी जाती है। तो अब जितने भी आपके कानून देखने को मिलेंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? तो आएंगे आपके ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं कि उसके अंतर्गत कौन कौन से आए थे। तो मैंने बताया कि 57 में जो था कि क्रांति होती है, और उसके बाद पहला जो भारत शासन अधिनियम के नाम से आता है, उसके बाद सारे जो नियम आएंगे वो भारत शासन अधिनियम के नाम से आता है।
और उस क्रम में पहला जो अधिनियम आता है वो भारत शासन अधिनियम 1858 यानी 57 के जस्ट बाद। फिर उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1861। फिर उसके बाद भारत परिषद आता है, भारत परिषद अधिनियम 1892। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909। फिर अभी हमने पढ़ा कि भारत शासन अधिनियम 1919 द्विसदनीय वाले बारे में हम पढ़े। फिर आता है राष्ट्रपति का अध्यादेश वाली बात जो है 1935। और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आता है अंतिम रूप से वो आता है आपका 1947। और ये अंतिम अधिनियम हो जाता है। ब्रिटिश क्राउन का यहाँ से अंत देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ेंगे और आगे आप देख पाएंगे कि उसके बाद जो है इसके बाद है कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी। तो केंद्र में जो है कि ठीक है द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा, तो यहाँ भी द्वैध की बात थी, द्विसदनीय कहें या द्वैध कहें, तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। ठीक है, उसके बाद है अगला पॉइंट कि ब्रिटिश शासन में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो था दोस्तों वो क्या था, संघीय शासन का प्रावधान था। ठीक है, संघीय शासन का प्रावधान था। ठीक है, एक नीचे मोटी अक्षर में आप देख पा रहे हो कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न बनता है कई बार कि साइमन कमीशन का गठन किस लिए किया गया था। तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए। और कब बना था, तो 1927 में ये जो साइमन कमीशन वो का गठन हुआ था। और भारत कब आया था ये चीज़ भी आप देखे होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे हम देखेंगे कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। ठीक है, तो किस अधिनियम में अखिल भारतीय यूनियन है ना, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय ऑल इंडिया, ठीक है ना, ऑल इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आप इसको कह सकते हैं। तो इसका जो था दोस्तों ये आप देखेंगे कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। तो ये किया था भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत में आगे देखेंगे क्या है आगे कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित था। यानी केंद्र राज्य के बीच जो अधिकारों का जो बंटवारा हुआ था वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 के पर आधारित था। दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 जो था इसे मिनी संविधान कहा जाता है। और इसके कई सारे जो है कि अनुच्छेद और जो भाग जो है आज हूबहू आज भी हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं। तो भारतीय संविधान में जो है कि भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 का जो है कि बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। और अगला है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रावधान किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आपका क्रिप्स मिशन। ठीक है ना दोस्तों, ये किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा, जो है कि क्रिप्स मिशन द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने के लिए जो है कि ये बात किया गया था। और वो संविधान कौन निर्माण करेगा, तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव आया था। और ये किसके द्वारा आया था, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा आया था। ठीक है, अगली बात करते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था। तो ये जो किया गया था दोस्तों ये किया गया था आपका कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत जो है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, एक एक चीज़ को देखते जाएंगे बहुत ध्यान से, फिर आगे बात करेंगे। अगला जो चीज़ है दोस्तों वो दिया हुआ है कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि जो है कि क्या रेशियो रहा था, वो संख्या क्या था। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य जो थे वो निर्वाचित किए गए थे। और कब, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा ठीक है प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों में प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया था। तो उसके लिए ये था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया गया था। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बात। फिर आगे बढ़ेंगे और आगे जो है आप देख पाएंगे कि भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के जो सदस्य थे तो उनके सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था।
तो वो किया गया था दोस्तों, वो किया गया था विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा जो है कि उनके सदस्यों का क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन होता है। ठीक है, कई बार पूछा गया कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो ये आप याद रखेंगे 1946 में जो है कि अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, तो अंतरिम सरकार के बारे में आइए देख लेते हैं। अंतरिम सरकार, ठीक है, अंतरिम सरकार 1946। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। चलिए यहाँ पे एक तरफ आप देखेंगे सदस्य कौन कौन से होंगे और दूसरा उनके कौन कौन से विभाग दिए गए थे, इसकी बात किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको देखते हैं। अब बात करेंगे पहला, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू को कौन विभाग जो था, वो कौन से विभाग उनके पास था, तो उनके पास था जो अंतरिम सरकार में उनके पास राष्ट्रमंडल संबंध था तथा विदेशी मामले जो थे वो जो थे वो आपके किसके पास थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थे। ठीक है, अगली बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इनको जो मिला था वो मिला था आपका गृह विभाग मिला था, सूचना एवं प्रसारण, है ना, सूचना और प्रसारण जो है कि ये आपके दोनों विभाग यानी गृह विभाग और सूचना और प्रसारण विभाग जो था वो सरदार पटेल को प्राप्त हुआ था। ठीक है, मतलब दिया गया था उस समय। उसके बाद थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो मिला था वो मिला था आपको खाद्य एवं कृषि, है ना, खाद्य एवं कृषि विभाग जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे किसका, इसके बाद बात कर लेते हैं हम जॉन मथाई, है ना, तो इनको प्राप्त होता उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जो था वो जॉन मथाई को मिला हुआ था। ठीक है, पांचवें व्यक्ति जो है वो डॉक्टर जगजीवन राम, है ना, जगजीवन राम, और इनको जो विभाग दिया गया था दोस्तों वो था आपका श्रम विभाग था, जगजीवन राम को दिया गया था। आपने पढ़ा होगा हाल के दिनों में मीरा कुमारी जो इनकी बेटी थी उनको लोकसभा स्पीकर भी बनाया गया था। आगे बात करेंगे सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह, तो सरदार बलदेव सिंह जो थे इनको मिला था रक्षा विभाग, है ना, इनको डिफेंस मतलब सेक्रेटरी मिनिस्ट्री मिला हुआ था। इसके बाद जो अगले व्यक्ति जो थे वो लियाकत अली खां को वित्त विभाग मिला था दोस्तों, वित्त विभाग। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला विभाग मिला था अंतरिम सरकार में। तो आपने देख लिया, पूरा चीज़ को फिर से ध्यान से देख लेंगे आप लोग। ठीक है, अंतरिम सरकार 1946 में कौन कौन से सदस्य थे और उनको कौन कौन से विभाग दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम बढ़ते हैं अगले पेज पर। अगला पेज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर है कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट। ठीक है, देखते हैं, है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो पहली बैठक जो हुई थी दोस्तों वो हुआ था आपका कब, तो वो हुआ था आपका पहली बैठक जो हुई थी वो हुआ था 9 दिसंबर 1946। डेट याद रखिएगा और सन विषय भी तो याद रहेगा ही रहेगा, लेकिन डेट कई बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 9 दिसंबर 1946 को जो था कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, अगला जो बॉक्स आप देख पा रहे होंगे इसमें दोस्तों है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट, ठीक है, किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो सर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप यानी फर्स्ट ड्राफ्ट जो था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों, तो वो था आपका सर बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला जो चीज़ है वो दोस्तों है कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है, परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इनको अस्थाई सदस्य चुना गया था दोस्तों। ठीक है, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई सदस्य के रूप में चुना गया था। वो पहले बैठक में यानी कि जो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर वाला हुआ था तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे, जबकि अस्थायी रूप से बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है वो है कि संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो ये डेट आप याद रखेंगे 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि हम भारत के लोग, है ना, प्रियम्बल जो है, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब है कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किए गए थे। ठीक है, कब स्वीकृत किए गए थे, तो ये डेट जो है ये 22 जनवरी 1946।
और आपने अगर करेंट अफेयर और न्यूज़ देख रहे होंगे तो आप ध्यान दिए होंगे कि जो राम मंदिर शिलान्यास का जो मतलब जो राम मंदिर मूर्ति स्थापना का जो डेट है वो 22 जनवरी 1947 है, मतलब सॉरी 2024 है। और इस दिन बिहार सरकार जो है वो प्रस्तावना दिवस मनाने का निर्णय की है। तो बिहार की अगर किसी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो बिहार ने प्रस्तावना दिवस के रूप में है कि 22 जनवरी को सेलिब्रेट किया है इस बार। तो 22 जनवरी इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है कि उद्देश्य प्रस्तावना जो था नेहरू द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था, उद्देश्य या प्रस्तावना जिसको बोल सकते हैं, तो वो भी 22 जनवरी को ही किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला है कि भारतीय संविधान निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन देखने को मिले थे दोस्तों। 11 अधिवेशन हुए थे भारतीय निर्माण में। संविधान सभा के कुल कितने, तो कुल 11 अधिवेशन हुए थे, यानी 11 बैठक कर सकते हैं वो हुई थी। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा, तो वो लगा था, आप याद रखेंगे पूरा बहुत बढ़िया से, 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान निर्माण में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वो थे सर बी एन राव जो थे वो थे संवैधानिक सलाहकार। इसके अलावा देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। तो जो अभी जो राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा हम लोग देखते हैं, ट्राई कलर जो देखते हैं, तो उसको संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, यानी कब जो थे, कौन सी तारीख थी, तो वो था आपका 22 जुलाई 1947। ठीक है, याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को जो है कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान स्वरूप को, है ना, पहले वाले स्वरूप की नहीं बात करेंगे, पहले जो चरखा वगैरह हुआ था उसकी बात नहीं करेंगे, जो वर्तमान स्वरूप है उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है, संविधान सभा ने। उसके बाद बात करेंगे, देखिए हमने जो बताया आपको थोड़ी देर पहले कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी ये अस्थायी अध्यक्ष थे, और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कि संविधान सभा कब स्वीकार किया, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, यानी वो कौन सी तारीख थी जब भारत को संविधान स्वीकार किया गया था, यानी भारत एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ, तो वो था भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा भारत का संविधान स्वीकार किया गया। ठीक है, स्वीकार किया गया, हालांकि लागू होने की ज़रूरत थी। कब लागू हुआ दोस्तों, तो वो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950। तो आप दोनों याद रखेंगे कि जो संविधान को स्वीकार करने की बात थी तो वो था आपका 26 नवंबर 1949, लेकिन लागू करने की जो डेट है वो है आपका 26 जनवरी 1950। तो कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि 26 नवंबर जो है वो स्वीकार करने की तिथि है, जबकि 26 जनवरी जो है वो लागू होने की तिथि है। ठीक है, अब बात करेंगे हम संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, आइए इस चीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946, पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर दूसरी बैठक कब होती है, तो 11 दिसंबर 1946 को, और इस बार जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, संविधान निर्माण का आरंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, है ना, उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर को नेहरू ने जी ने प्रस्तुत किया था हुआ, और जिसे 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया, स्वीकार किया गया। तो निर्माण जब हुआ था, निर्माण कब शुरुआत हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से क्या कर लिया गया था, स्वीकार किया गया था। आगे बात करेंगे कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत, यानी एडॉप्टेड, स्वीकृत कर सकते हैं इसको, किया गया। ठीक है, किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया था। ठीक है, ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे है कि भारत का संविधान मूलतः 2 भाषा, है ना, 2 भाषा। तो ये कई बार पूछता है कि भारत का संविधान कई भाषा में, तो लोग केवल हिंदी मार देते हैं या फिर केवल इंग्लिश मार देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना कि सिर्फ 2 ही भाषाएं हैं। भारत के संविधान 2 भाषाओं में लिखा गया था, एक तो आपका हिंदी और दूसरा जो है कि अंग्रेजी में लिखा गया था।
और इस पे, ठीक है, लिखा गया था, और सभी सदस्यों ने दोनों प्रारूपों पर हस्ताक्षर किया था। ये भी अपने आप में आपको जाननी चाहिए कि दोनों ही प्रारूप, यानी कि हिंदी वाला भी और इंग्लिश वाला, दोनों प्रारूपों पर सभी सदस्यों के द्वारा उस पर साइन किया गया था उस समय, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है कि अगला जो टॉपिक है दोस्तों, अगला पॉइंट जो है वो देखते हैं। अगला पॉइंट है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित, है ना। तो अधिनियमित किसके द्वारा किया गया था, तो वो आपका संविधान सभा द्वारा। आप जब प्रस्तावना पढ़ते होंगे तो उसमें दिया गया था कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मैं अधिनियमित आत्मर्पित और समर्पित करता हूँ। तो वो कौन सी डेट थी, 26 जनवरी 1949 की तारीख थी। और किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो संविधान सभा द्वारा इसको अधिनियमित कर दिया गया था, ठीक है, 26 नवंबर 1949। आगे देखेंगे कि जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया, ठीक है, राष्ट्रगान। तो जनगण मन जो है वो हमारा राष्ट्रगान है, और इसको अपनाया गया कब गया था, तो ये तारीख भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और ये तारीख है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्र चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत, यानी एडॉप्ट कब किया गया था, तो वो जो तारीख था दोस्तों वो था आपका 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। ध्यान देंगे, जब राष्ट्र चिन्ह की बात किया जाएगा तो ये कब एडॉप्ट किया गया था, ये 26 जनवरी को। लेकिन जब राष्ट्रगान की बात किया जाएगा दोस्तों, तो ये जो तारीख थी वो आपका 24 जनवरी थी, यानी उससे 2 दिन पहले राष्ट्रगान को एडॉप्ट किया गया था, ठीक है, या अपनाया गया था। अगला पॉइंट है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनको चुना गया था, ठीक है। उसके बाद है कि संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष की बात करेगा तो वो कौन व्यक्ति थे, तो वो थे आपके हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख संविधान की समितियाँ जो थी और उनके कौन कौन से अध्यक्ष थे। आइए इसको भी पूरे ध्यान से देखते हैं। तो पहला जो है वो है संघ शक्ति समिति, है ना, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया। तो संघ शक्ति समिति जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जहाँ भी आपको संघ आएगा ज़्यादातर में पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे संघ, ठीक है। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद फिर यहाँ भी आप देखिएगा संघीय संविधान समिति, तो यहाँ भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है, तो इसके कौन हो जाएंगे आपके डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री थे तो प्रांतों को देखना इनका काम था, तो इस हिसाब से आप मतलब रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को, और इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आगे देखेंगे प्रारूप समिति, प्रारूप यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके जो थे प्रारूप समिति वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। पाँचवा मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की परामर्श समिति, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक जो भी थे माइनॉरिटी, तो उनके अधिकारों से परामर्श से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है टॉपिक 6 नंबर प्रक्रिया या नियम समिति, तो इसके थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया या नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आगे सातवां देखेंगे, राज्यों के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी, राज्यों के लिए भी, तो राज्यों के लिए समिति और उसके अध्यक्ष कौन थे राज्यों के लिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। यहाँ भी आपको मतलब ध्यान देना चाहिए कि राज्यों के लिए जो समिति थी वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जबकि प्रांतों की अगर बात किया जाएगा तो वहाँ पे आपने पढ़ा अभी तुरंत, वहाँ पे कौन थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। 8वां बात करेंगे संचालन समिति की। संचालन समिति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कौन से समिति के अध्यक्ष कौन से थे व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष, ठीक है। तो संविधान सभा के जो भी कार्य थे उनसे संबंधित समिति थी, उसका अध्यक्ष कौन थे, तो जीबी मालवणकर जी थे, वो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये बॉक्स क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति, है ना, प्रारूप समिति
में 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6 अन्य सदस्य थे और उनके नाम आप ध्यान रखेंगे। और ये पूछा गया है कई बार। एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, ठीक है। बी एल मित्रा, बी एल मित्रा, ठीक है। हालांकि बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव को भी चुन लिया गया था। बी एल मित्रा के जाने के बाद उनके स्थान पर किसको चुना गया था, ये भी कुछ प्रश्न बनता है। तो माधव राव को या एन माधव राव को चुना गया था। अगले व्यक्ति जो थे 6 में, वो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पूरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। उसके बाद अगले व्यक्ति थे सैयद मोहम्मद सदातुल्ला, सैयद मोहम्मद सदातुल्ला तथा डीपी खेतान, है ना। तो ये 6 सदस्य थे किसके, तो ये प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य थे, माने भीमराव अम्बेडकर के अलावा। बाद में किसकी बात करेंगे, डॉक्टर डीपी खेतान के स्थान पर उनके बाद में टीटी कृष्णमाचारी को भी चुन लिया गया था इनके स्थान पर। तो ये भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉक्स है, इसको आप मतलब इम्पोर्टेंट समझ के पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आगे बात करते हैं। संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में, संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था, है ना, कब किया था, ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। 29 अगस्त 1947। आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर थे। लेकिन उस समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो उस समिति का जो गठन हुआ था दोस्तों वो था आपका 29 अगस्त 1947। डेट याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ठीक है। उसके अलावा अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित किस प्रेसिडेंटी से हुआ था। 2 बार उनका हुआ था, तो आप दोनों ध्यान रखेंगे। एक तो था आपका पहली बार बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था 1947 से 50 तक, है ना। पूछता है कि पहली बार कहाँ से, तो पहली बार आपका पहले बंगाल से हुआ था। पहली बार कहाँ से हुआ था, बंगाल से हुआ था। और दूसरी बार उनका जो होता वो होता आपका कहाँ से, बम्बई से हुआ था। पहले बंगाल और फिर दूसरी बार बम्बे, है ना, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बंगाल प्रेसिडेंसी से उनका जो निर्वाचन हुआ था पहली बार हुआ था, और कब हुआ था, 1946-47 में हुआ था, ठीक है। फिर दूसरी बार उनको बम्बई प्रेसिडेंसी से चुना गया, और वो समय कब था, तो 47 से 50 के लिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें कब और कहाँ से चुने गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा एक आज का अध्याय इतने ही रहने देते हैं, मतलब आज की वीडियो, और आगे की वीडियो में हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।